खूबसूरत पाकिस्तान के हसीन रंगों की पहचान नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर, जहां कैनवस से लेकर गंदी हुई मिट्टी तक, ग्राफिक्स से लेकर आर्किटेक्ट तक तमाम शाहकार तराशे जाते हैं। इस अजीम दस्तगाह के कल के तालिब इल्म और आज के मौजूदा सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी साहब आज डिस्कवर पाकिस्तान के ख़ुसूसी मेहमान हैं। उनसे जानेंगे एनसीए का डे टू डे ऑपरेशन क्या है, वर्किंग क्या है और यहाँ पर फ्यूचर आर्टिस्ट लीडरशिप को किस तरीके से तश्कील दी जाती है। इस वक्त मेरे साथ वाइस चांसलर एनसीए प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। शुक्रिया। सर, मुझे बताइएगा सबसे पहले अपनी लाइफ के हवाले से, अर्ली लाइफ के हवाले से तालीम कहाँ से हासिल की? गिल्ली डंडा भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, स्कूल भी चले गए, लेकिन मुझे कभी पढ़ने में दिलचस्पी ऐसा रही नहीं, लेकिन ऑब्वियसली करना पड़ता है। फिर कुछ साइंस की तरफ भी मेरा कोई इंटरेस्ट हुआ करता था, लेकिन फिर एंड पे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, शायद मुझे यही आना था। जैसे कि आप खुद बहुत बड़े मायनाज पेंटर और स्कल्प्टर भी हैं, तो मुझे इसके हवाले से बताइएगा, शुरू से ही आपको आर्ट का शौक था? जी, आर्ट का मुझे बिल्कुल शौक था, शुरू से था। मैं ड्रॉ में करता था, स्कूल के टाइम में करता था। आपने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो एनसीए से की, बीएफए में आपने यही सब तालीम हासिल की? जी बनी। तो मुझे बताइएगा, फिर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए बाहर चले गए। क्या आपको लगता नहीं था कि एनसीए से ही मुझे करना चाहिए? आपको लगा कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए? एनसीए में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं एक बॉटम लाइन पे आमतौर पर रहा करता था, क्योंकि हिस्ट्री थियरी के सब्जेक्ट्स मेरे को ऐसे इंटरेस्ट खास नहीं था। तो ड्राइंग का मैंने अपना बेतहाशा ड्राइंग मेरे पास हुआ करती थी। मैंने एक रोल बना के उसमें पॉलीथीन का कवर बना के मैंने क्रॉको अकेडमी को भेज दिया। वो 2-3 महीने के बाद मुझे एक लेटर आ गया। अब वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम पे आया जब थीसिस का था, तो फिर मैंने थीसिस विसिस का माइंड से निकाल दिया। तो फाइनली मैंने फिर अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं की एनसीए की, और मैं पोलैंड क्रॉको अकेडमी। अब फिर जब मैं वापस आया तो मैंने फिर अपनी डिग्री शायद 1 साल तक नहीं की। फिर कुछ हमारे अच्छे टीचर्स ही थे, दोस्त, इंसिस्ट किया कि आई मस्ट कंप्लीट माय फर्स्ट डिग्री। तो वो दिन और आज का दिन मैं एनसीए में। उस वक्त के एनसीए में जब आप पढ़ रहे थे और आज के एनसीए में, आज आप वाइस चांसलर हैं, क्या फ़र्क देखा आपने? मेरे ख्याल एनसीए जैसा था वैसे ही है, अलबत्ता इसमें जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो तो होती है। अभी आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की, तो मुझे बताएगा, एनसीए में आप ऑलमोस्ट 13 साल से वीसी सर्व कर रहे हैं, तो मुझे बताएगा आपने अपने टेन्योर में क्या ऑर्गेनिक ग्रोथ देखी है, क्या आपने ऑब्जर्व किया? ऑर्गेनिक ग्रोथ यही है कि यहाँ से जो चीज़ें थी उन्होंने ग्रो किया है। अब किस सिमत में ग्रो किया है वो किसी की बस की बात नहीं है। अब जो कंटेंट है वो आपकी मर्ज़ी से कभी नहीं बदलता, और ना वो आपका होता है कभी। तो अब हमारी जो ग्रोथ यहाँ पे है उसमें वो तमाम अदवार शामिल हैं। रेजिस्टेंस के अब 70s में क्या हुआ उसका एक इम्पेक्ट होता है, लेकिन 70s के बाद एक और तरह से जब इनकलाब और लाया गया सुपरफिशियल अंदाज में, उसका असर सब आर्ट पे, स्कल्पचर और पेंटिंग पे है। एनसीए में बाकायदा अटैक्स होते रहे हैं कि स्कल्पचर बिल्कुल को तोड़ दिए गए, पेंटिंग्स को आके तोड़ दिया गया कि ये तो हराम है, ये क्यों हो रहा है। आज का जो आर्टिस्ट है उसके जहन में सब कुछ है कि ये चीज़ एग्जिबिट करनी है, ये ड्रॉ करना है और ये नहीं करना। तो जब ये आ जाए कि आपको ये करना है और ये नहीं करना, ये कहना है और ये नहीं कहना, तो वहाँ पे जो आर्ट है वो बहुत बच बचा के करना पड़ता है। तो उसमें अगर आप ये बात करेंगे कि कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ या जो नेचुरल ग्रोथ है, तो उसको टेम्पर किया गया है। आप अगर अपनी लाइफ को देखें, आपका अपनी लाइफ में सबसे जो अच्छा फेज़ जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा फेज़ बहुत अच्छा था, वो कौन सा था? लाइफ जो है वो मेरा ख्याल है कि अच्छी या बुरी तो नहीं होती, लाइफ तो लाइफ होती है। अब उसमें फेजेस की जो बात की आपने, वो अगर तो आपका ये टारगेट है लाइफ में कि आपने कोई बैटल जीतनी है, आपने कोई रेस विन करनी है, तो फिर तो आप ज़िंदगी में मायूसी रहेंगे और आप एक ही बहास पे फाइट करते रहेंगे। अगर आपका टारगेट है कि आपने ग्रो करना है तो फिर आप खुश रहेंगे। अच्छा सर, अगर मैं बात करूँ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आपको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर भी मुकर्रर किया था ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, उस हवाले से बताएगा। देखिए, उसमें मेरी इंटेंशन ये थी कि आर्टिस्ट जो है हमारे मुल्क में बुरे हाल में, तो वो मेरे इंटायर जो पीरियड है वो मैं ट्रैवल ही करता रहा। फिर बीवी को 2-3 समरीज मैंने भिजवाई, उन्होंने शी वाज सो वेरी काइंड, उन्होंने अप्रूव की। हमने 5 करोड़ रुपए का फ़ंड एक अप्रूव करवाया था कि आर्टिस्ट जो बुरे हाल में होते हैं
उनका इलाज भी नहीं हो रहा होता, कुछ उनकी सपोर्ट की गई थी, किसी को इक्विपमेंट चाहिए था। तो काफ़ी आर्टिस्ट जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े वो कमाल के क्राफ्ट मैन हैं, वो इतने अच्छे हाल में नहीं थे। तो वो विज़िट किया था मैंने क्रॉस द कंट्री। सर अगर मैं आर्ट के हवाले से बात करूं तो मुझे बताएगा आपको कौन सा आर्ट पसंद है, ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी या फिर मॉडर्न आर्ट? देखिए आर्ट ही होता है। आर्ट एक स्किल अगर आप जानते हैं तो आपको ड्रॉ करने से बात शुरू करते हैं। अगर कारपेंटर भी है ना, वो जब आपने उसे कोई चीज़ बतानी होती है कि मुझे ऐसी चेयर बना दें, आप ये कहेंगे कि इस पर कुछ मैंने रख के लिखना है, तो उसने एक ड्रॉ करना है, उसे ड्रॉ करके आपको दिखाएगा। तो आर्ट एक्चुअली ड्रॉ करना है। अब जो आपने की ट्रेडिशनल आर्ट्स, तो आर्ट में जो चीज़ भी सस्टेन कर रही है ना, आज भी मौजूद है, वो ट्रेडिशन है, उसे आप ट्रेडिशनल आर्ट कह दीजिए। इसी तरह से मॉडर्न आर्ट, मिनिमलिस्ट आर्ट को कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज हैं और वो सब के सब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए है। आर्ट सिर्फ आर्ट ही है और वो है जो इंसान हाथ से करता है। अच्छा मुझे बताएगा आपकी नज़र में खूबसूरती की क्या डेफिनेशन है, खूबसूरती और आर्ट? तो खूबसूरती तो उसी को कहते हैं कि जिसमें आपको बला की सिंप्लिसिटी नज़र आती है ना। अगर किसी चीज़ में आपको सादगी वाकई नज़र आ रही है तो वो खूबसूरत है। वो ये सिंप्लिसिटी ये नहीं होती है कि आपने एक कुर्ता पहन लिया और आपने एक चप्पल पहन लिया और आप ये सिंपल है, अंदर से आप कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि लोग मुझे समझेंगे कि मैं बड़ा सादा आदमी हूँ। ये तो खौफनाक सिंप्लिसिटी, ये तो सिंप्लिसिटी नहीं है। तो लिहाजा जो सिंप्लिसिटी है वो आप उसे कहेंगे जिसमें मिलावट नहीं है। तो जिस चीज़ में मिलावट नहीं है वो सिंपल है, और जो सिंपल है वो खूबसूरत है। मुझे बताएगा कि आप ऑलमोस्ट 13 ईयर्स से आप NCA में सर्व कर रहे हैं एज अ वाइस चांसलर। तो मुझे बताएगा आपके टेन्योर में कई हज़ार बच्चे आए, पढ़े गए, आपने उनको क्या सिखाया? आपने एक सवाल किया, बड़ा तीखा सवाल किया कि आपने उन्हें क्या चीज़ बताई है। यही बताई है कि जो सिंपल होना और सिंपल अंदाज में सोचना ये आर्ट है। किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स करके परेशान होकर बैठे रहना, मैंने आर्ट करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, पूछते फिर रहे हैं, किताबें टटोल रहे हैं कि आर्ट अगर आपने करना है तो वो ऐसे ही है जैसे आपने सच बोलना है, और सच बोलने के लिए आपको कोई रेफरेंस नहीं चाहिए होता। तो आपके पास हाथ है, आपके पास मीडियम है, क्ले है, पेंसिल है, पेंट है, व्हाटएवर, जस्ट डू समथिंग। सर अगर मैं बात करूं NCA के हवाले से, आप भी जो है वो NCA में फिनाले चल रहा है, 150th एनिवर्सरी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट का काम डिस्प्ले हुआ है। इसके हवाले से बताइएगा कौन कौन से आर्टिस्ट का काम यहाँ पे डिस्प्ले है? ये जो हमारी फर्स्ट गैलरी है जी, इसमें तो हमारे जो मास्टर्स जितने भी हैं, जो हमारी कलेक्शन भी है और हमने कुछ तरह काम मंगवाया भी है, उनके काम है। जैसे यहाँ पे नईर साहब का काम भी है, उस्ताद बशीर का काम भी है, यहाँ पे उस्ताद बशीर अहमद का काम भी है, कॉलिन डेविड का है, जमाल शाह का है, डॉक्टर एजाज अनवर है, अहमद ख़ान है, शमजा हैं, मैर अफरोज़ है, कराची की आर्टिस्ट है, और सादिक़ैन हैं, मियाँ एजाज हैं, डॉक्टर खालिद इकबाल हैं। मुझे इस हवाले से बताएगा NCA ने पाकिस्तान को कई नामवर आर्टिस्ट दिए हैं, तो शायद उसकी ये बहुत बड़ी वजह ये है कि जो एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत मैटर करता है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं कि पेंट फेंक देना, कोई लकीर कहीं लगा देना, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। आपके ख्याल में क्या है ये? वो एक लफ्ज़ है सब्सट्रैक्शन, स्कूल में किया हो गया आपने? यस। क्या थी वो? प्लस माइनस। तो ये जो सब्सट्रैक्शन है ना, एक्चुअली दिस इज़ एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली। तो जो एब्स्ट्रैक्शन एक तरह से सब्सट्रैक्ट करना है कि उसमें से आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो निकाल दी, और जो रियल है ना कंटेंट, वो रह गया है। अच्छा सर अगर मैं बात करूँ NCA के हवाले से, पर्टिकुलरली NCA के एनवायरनमेंट के हवाले से, NCA के साथ जो है वो एक टैग लगा दिया जाता है ग्लैमरस का, कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो तो ऐसे होते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? टैग तो हम किसी भी चीज़ पे लगा देते हैं, और लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक ख़ास किस्म का कॉन्फिडेंस होता है जो कि और इंस्टीट्यूशंस में बहुत मुश्किल से आता है। उसकी वजह यही है कि हम कोशिश करते हैं उन्हें कि डिक्टेट ना करें। NCA में बहुत कम होता है कि आप ये ना करें, ये करें। हम काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त कर जाते हैं, कभी हमें एहसास भी होता है कि ये क्या कर रहे हैं, हम उसे पी जाते हैं कि ठीक है किसी और वक्त बात करेंगे डायरेक्टली। तो क्योंकि वो एक उनकी जो एक फ्लाइट है ना, वो पंक्चर हो जाती है अगर आप हर बात पर रोकते हैं। असाइनमेंट पे भी हम नहीं रोकते कि एक ही असाइनमेंट है, अब 40 की क्लास है तो 40 डिफरेंट
वो अंदाज से मुझसे अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो एक डिक्टेट नहीं किया जा रहा होता, मीडियम अगर रखा मैं होता बात है। करूँ कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको जब उन्होंने एडमिशन लेना होता है अपने बच्चों को शौक़ आता है हमने एनसीए में पढ़ना है, तो पेरेंट्स को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि एनसीए का एनवायरनमेंट तो ऐसा है, एनसीए के बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे बच्चे जाके ख़राब ना हो जाए, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हम खदशात के साथ ही ज़िंदा हैं, और क्योंकि हमारे हर तरफ खौफ है। वो एक क्या शेर है, किसी दरख्त को जंगल में डर नहीं लगता, ये आदमी है जो खदशात का बना हुआ है। तो ये जो खदशात है ना, इसका मैं कभी नहीं जवाब दूंगा कि खदशात उन्हें क्या हैं, क्यों हैं, वो उनके हैं। वो जिस इन्वायरमेंट में है, जो वो समझ रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, ठीक है, उनका है, राइट है। अब हम तो किसी को कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में, लेकिन वो उनके अपने हैं और उन्होंने वो बनाए हैं। सर आपने एनसीए में मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट की डिग्रीज़ भी मुतारिफ़ करवाई, आपने शॉर्ट कोर्सेज भी मुतारिफ़ करवाए, इसके हवाले से बताइएगा। हमने जी एक तो कल्चरल स्टडीज़ का प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट में लेके आए मेरे अभी लास्ट कुछ सालों पहले। फिर हमने फैशन डिज़ाइन ये एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, और हमने मल्टीमीडिया, आपने फ़िल्म और टीवी के लिए 2 सिनेमाज भी ये यहाँ पर फिल्म एंड बनवाए। टीवी भी एनसीए ने शुरू किया है, लेकिन अब तो पुराना हो गया है। हमने शुरू किया था, बड़ी रेजिस्टेंस थी इसकी भी, कि म्यूजिकोलॉजी फिल्म, ये दोनों एरियाज़ थे, लेकिन अब क्योंकि आज ये चीज़ें अब एज ए टूल मानी जा रही है। सर अगर मैं दीगर कैंपसेस के हवाले से आपसे बात करूँ, पिंडी का कैंपस हो गया और जो और पाकिस्तान के दीगर शहरों में आपने कैंपस एनसीए के बनाए हुए हैं, इसके हवाले से। देखिए पिंडी कैंपस तो हमारा उसे काफ़ी अर्सा हो गया है और बहुत अच्छा जा रहा है वो। उसमें हमने एक बिल्डिंग भी नई पर्पस बिल्डिंग ऐड की थी उसमें, और वो बिल्कुल वो किसी से कम नहीं है। पिंडी कैंपस हमारा, इस्लामाबाद कैंप ऑफिस हमारा ये वो छोटा एक कैंप ऑफिस है, वहाँ सिर्फ हमारी फाउंडेशन ईयर होती है, और ऑडिटोरियम में कुछ प्रोग्राम म्यूज़िक के वहाँ चल रहे होते हैं। गिलगित कैंपस भी हमने अभी उसे 2 साल हो गए हैं, एसोसिएट डिग्री हमने वहाँ शुरू की थी, वो भी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है रिवर फ्रंट पे। अच्छा मुझे बताइएगा गिलगित में बच्चों को कैसा रुझान है एनसीए को लेके? बहुत अच्छा है जी। गिलगित पे हम पे बड़ा एक प्रेशर था कि वहाँ से बहुत बड़ी तादाद अप्लाई करती थी और सीट्स उनकी बहुत कम थी। अब गिलगित कैंपस जो चीफ सेक्रेटरी उस वक्त वहाँ थे वानी साहब, वो काफ़ी उनकी दिलचस्पी थी एजुकेशन में। त्रिनाले को एनसीए किस तरीके से सेलिब्रेट करा है, 150th एनिवर्सरी, अब मुख्तलिफ आर्टिस्ट का आप लोगों ने काम डिस्प्ले किया हुआ है शुरू से लेकर अब तक, और एनसीए ने इतने आर्काइव्स को कैसे संभाल के रखा? आर्काइव में भी हमने बहुत काम किया है। लास्ट 5-6 ईयर्स में हमने आर्काइव को एक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट दिया उसे। अब बल्कि देखिएगा आप, तो उसको फिर हमने बहुत आर्काइव में बहुत मटेरियल था, उसको हम ऐसा ना डिस्प्ले कर सके थे, ना अभी तक उसे देख भी सके थे। तो लेकिन इस ट्रिनाले में हमने आर्काइव को बहुत एक मेजर फोकस रखा है उस पर, और वो इमेजेस को रिप्रोड्यूस भी किया है हमने अपने जो पोस्टर्स की शक्ल में, और इसमें अराउंड 30 कंट्री से आर्टिस्ट आए हैं। फिर बात करूँ यहाँ के स्टूडेंट्स के हवाले से, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं? हमारी जो कोशिश होती है कि हम फैसिलिटेट करें, हर लिहाज से करें। जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, इसी तरह से हमने आर्किटेक्चर लैब बनाई है, एक मल्टीमीडिया लैब बनाई है। आपके ख्याल में फिल्म एंड टीवी में ग्लैमर को लाना ज़रूरी है ताकि वो चले? देखिए मार्केट में जो फिल्म बन रही है ना, जो कमर्शियल फिल्म है, उस पर तो हर वो चीज़ आएगी जो बिकती है। अब देख लीजिए, जो चीज़ नहीं बेचनी चाहिए हमारे मुल्क में तो वो बिक रही है, और दुनिया भर में बिक रही है। इसीलिए फिल्म में भी तो अगर वो कारोबार जो चलता है वो चलाएंगे। तो अलबत्ता हम तो ये नहीं सिखा रहे, हमारे तो टेक्निक पे बात हो रही है, फिर कंटेंट पे बात होती है, और फिर इसी तरह से स्क्रिप्ट राइटर हमारे पास जो आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े रिनाउंड जी राइटर्स हैं, जैसे अमजद आदे थे। एनसीए में आपने इतना अर्सा सर्व किया, क्या चेंजेस आप समझते हैं जो आनी चाहिए, या फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए चेंज जो है ना, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। जहाँ पे ह्यूमन होंगे, इंसान होगा, उसका ब्रेन होगा, तो वो तो चेंज तो वहाँ पे आएगा टाइम के साथ। अब जो इंस्टीट्यूशन की जो जिम्मेदारी है, क्या मैं एज ए टीचर, एज ए कस्टोडियन ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें स्टूडेंट्स को वो जो चेंज आ रहा है सोसाइटी में, वो जो नीड है मॉडर्न टाइम की, इक्विपमेंट की, वो देनी है। तो वो हम बना रहे हैं। CNC मशीन्स, 3D प्रिंटर्स, बड़ी एक मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट
वर्कशॉप्स हम बना रहे हैं। मुर्तज़ा साहब, मुझे बताएगा, इस वाले गैलरी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साइट पर जो है वो काफ़ी सारे फ्रेम्स लगे हुए हैं। ये सारे हैंडमेड हैं? जी हैंडमेड। देखिए जी, ये आर्काइव है हमारा, और अब जब इसे हमने बड़ी मेजर डिस्प्ले हमारा ये जो आर्काइव हम समझते हैं कि जो मेमोरी है एनसीए की, वो आर्काइव है, और ये हमारा एक रिसोर्स है। इस पे हमने स्टूडेंट्स के काम भी डिस्प्ले है, वो मेयो स्कूल के स्टूडेंट्स का काम है, वो हमने लगा दिया कि स्टूडेंट्स ये भी देखें कि आज से 100 साल पहले जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे वो क्या काम करते थे, उसका क्या स्टैंडर्ड था, और उनका कंटेंट क्या था, और आज उनके पास उनका कंटेंट में जो तब्दीली आप कह रही हैं ना, वो क्या है। ये 1917 में जो कुछ भी आपसे हो सके फ़ौजी अस्पतालों के लिए दें वॉर, तो एनसीए में बनते थे पोस्टर्स। असल में इसे हमने अब संभालना शुरू किया ठीक से, ये तो लकीली बच गई चीज़ें, और क्योंकि एक्चुअली वर्क तो एक मेयो स्कूल और एनसीए इसकी जानता है हमेशा से, हमें अंदाज़ा है कि हमारा सब कुछ जो है वो ये आर्काइव ही है, और यही मेमोरी है एनसीए की। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एनसीए अपने कीमती आर्काइव्स के तहफ़्फ़ुज़ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए एक ऐसा मुनफरिद विरसा तश्कील दे रहा है जो आने वाली नस्लों के लिए मुफीद साबित होगा। इसी के साथ हफ्सा अली को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।